हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिटेल में पढ़ेंगे। इसे शॉर्ट में हम VBT भी कहते हैं। यह थ्योरी सबसे पहले हिटलर एंड लंडन ने 1927 में दी थी। इसके बाद में इसको मॉडिफाई किया गया। स्लेटर एंड पोलिंग ने 1931 में इसको मॉडिफाई किया था। ठीक है, तो अब देखो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम दो पार्ट में डिवाइड करके डिस्कस करने वाले हैं। एक पार्ट है बेसिस ऑन एनर्जी और दूसरा हम डिस्कस करेंगे बेसिस ऑन ओवरलैपिंग। ठीक है, ओवरलैपिंग के बारे में मैं डिटेल में बता चुका हूं भी। मैंने लास्ट 2 लेक्चर है वो ओवरलैपिंग पे बनाए हैं, वहां से पढ़ लेना। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिस ऑन एनर्जी। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, बट हमारा मेन फोकस क्या रहेगा, बेसिस ऑन एनर्जी रहेगा। देखो भी, मान लो कि 2 एटम आपके ये वाले, मैंने इसको माना 2 हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं H2 मॉलिक्यूल बनाने के लिए। ठीक है, मान लिया मैंने यह HA एटम है और इसको मैंने मान लिया HB एटम है। ठीक है, इसका न्यूक्लियस यह है और इसका न्यूक्लियस यह है। ठीक है, और हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन तो आपको पता है 1s1 होता है, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और यह इलेक्ट्रॉन यहां है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां दूसरे हाइड्रोजन के पास। क्लियर है? अब देखो यहां पर 2 तरह के फोर्स है एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक तो इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, एक इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। 2 तरह के फोर्स कौन से होंगे भी? एक है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा है फोर्स ऑफ रिपल्सन। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझ आ गया होगा। ठीक है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। अब फोर्स ऑफ रिपल्सन देखो भी, आपको पता है न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें भी पॉजिटिव 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 क्या होगा, रिपल्सन होगी। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगी, रिपल्सन होगी। ठीक है, तो रिपल्सिव फोर्स न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रहे हैं, और अट्रैक्टिव फोर्स न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रहे हैं। अब देखो कोई भी बॉन्ड कब बनेगा, जब अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेटर देन हो रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, जब भी आपका अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा होगा तो बॉन्ड बनेगा। अगर रिपल्सिव फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स से ज्यादा है तो बॉन्ड नहीं बनेगा। ध्यान रखनी है आपको। ग्राफ की हेल्प से समझाने की कोशिश कर रहा हूं भी आपको, मैं यहां बना देता हूं। मैंने यहां ले लिया पोटेंशियल एनर्जी और यहां लिया है मैंने इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, 2 एटम मैंने माने कि इंफिनिटी पे है, एक दूसरे से बहुत दूर है। जैसे जैसे वो नजदीक आएंगे उनके बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन लगेगी, और अट्रैक्शन लगेगी तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है, मान लिया मैंने कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर आपके हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है, वो एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। नजदीक आएंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन लगेगी, अट्रैक्शन लगेगी तो एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा जब अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब और एनर्जी रिलीज नहीं होगी। समझो भी कैसे। अब मैंने यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 मानी है। ठीक है, जब 2 एटम इंफिनिटी पे है तो उनके बीच में जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, और अब जैसे जैसे एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, अट्रैक्शन हो रही है मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, रिलीज हो रही है तो मतलब एनर्जी किस में जाएगी, 0 से नेगेटिव में जाएगी, है ना। और इससे ऊपर किस में एनर्जी, पॉजिटिव में। समझ आ गया? तो देखो भी, मान लो आपका एक एटम यहां था और दूसरा एटम यहां है, यहां से एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होता जा रहा है तो एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा है, अभी तो एनर्जी रिलीज होगी। अब यहां आकर क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स है वो रिपल्सिव फोर्स के इक्वल हो गया। ठीक है, और यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब क्या होगा, अगर मैं 2 एटम को जैसे दूर थे, दूर से पास लाया, अट्रैक्शन बढ़ी, एनर्जी रिलीज हुई, तो यहां पर आ गए। अब इससे अंदर तो नहीं जा सकते ना ये। अब इससे अंदर अगर मैं ले जाना चाहूंगा तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब यहां पर क्या होगा, रिपल्सन लगेगा, और रिपल्सन लगता है तो आपको पता है सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो अब क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स ग्रेटर देन अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा, और क्या होगी, आपकी एनर्जी है सिस्टम की वो बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो यहां क्या लिख सकता हूं मैं, रिपल्सिव फोर्स ग्रेटर देन अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, एनर्जी बढ़ गई। पहले अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्स था, फिर यहां पर आके क्या हुआ, एनर्जी है वो कांस्टेंट हुई, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स के इक्वल हो गया, और फिर क्या हुआ, रिपल्सिव फोर्स ग्रेटर देन अट्रैक्टिव फोर्स हो गया। इस कारण से एनर्जी क्या होगी, बढ़ गई है। जहां भी रिपल्सन होती है एनर्जी बढ़ती है, और आपका जो भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो, अब ये वाला इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, मतलब जहां पर बॉन्ड बना है, यहां पर क्या होगा, बॉन्ड बनेगा जहां अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स इक्वल है। ठीक है, इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। क्लियर है? मान लो ये 2 आपके एटम थे, ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर गए। ठीक है,
आप डायग्राम थोड़ा अच्छा बना लेना भाई। यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ न्यूक्लियस है। इन दोनों न्यूक्लियस के बीच के डिफरेंस को, डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ कहते हैं। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ये होगा, सर न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच का क्यों लिया, इलेक्ट्रॉन का क्यों नहीं लिया? आपको पता होगा न्यूक्लियस होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं वो, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? मूवेबल होते हैं, वो उसके इर्द गिर्द क्या करते हैं? रोटेट होते रहते हैं। तो आपको पता है कहां मेजर करना आसान होगा? न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस मेजर करना आसान होगा ना, क्योंकि वो स्टेशनरी है। इलेक्ट्रॉन तो क्या कर रहे हैं? मूवमेंट कर रहे हैं, तो उनका डिस्टेंस हम मेजर नहीं कर पाएंगे। समझ आया? अब देखो, अब इस बॉन्ड बनने के दौरान क्या हुआ? यहां से अट्रैक्शन ज्यादा थी, रिपल्सन कम थी, एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। इस बॉन्ड बनने के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हम कहेंगे बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी क्या हो रही थी? रिलीज हो रही थी, उसे हमने क्या कहा? बॉन्ड एनर्जी। लिख लेना, बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वन मोल कोवेलेंट बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, एक मोल बॉन्ड बनने के दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई उसे हम बॉन्ड एनर्जी कह रहे हैं। या इसको एक टर्म और से लिख सकते हैं, जैसे मान लो कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, वो एक दूसरे के साथ मिले, H2 बना। ठीक है, तो इस बनने के दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई उसे बॉन्ड एनर्जी कहेंगे। और इस H2 को अगर हमें HH में तोड़ना हो तो हमें जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो क्या होगी? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। यानी इक्वली होगी ना, जितनी बनने के दौरान रिलीज हुई है उतनी हमें उनको तोड़ने के लिए देनी पड़ेगी। ठीक है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द एनर्जी विच इज सप्लाइड टू ब्रेक बॉन्ड बिटवीन वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल H2 या वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी हम देंगे उसे हम क्या कहेंगे? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहेंगे। यहां से आपको समझ आ गया होगा, पहले क्या था? अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्स था, तो एनर्जी रिलीज हुई। एक टाइम ऐसा आएगा कि अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो उस टाइम क्या होगा? बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। उस दौरान दोनों न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम बॉन्ड लेंथ कहेंगे। और इस बनने के दौरान जो एनर्जी रिलीज हो रही है या उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी दे रहे हैं उसे हम बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहेंगे। और अब इससे और नजदीक लाने की कोशिश करेंगे तो रिपल्सिव फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स से ज्यादा हो जाएगा, मतलब क्या होगा? सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी और आपका मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट केस में हीलियम का डिस्कस कर रहा हूं भाई। मान लो ये हीलियम का आइटम है कोई, इसमें क्या होगा कि दो इलेक्ट्रॉन होंगे। हीलियम यही होता है ना, 1s2, और यह है दूसरा हीलियम का आइटम है, इसमें भी क्या होंगे? दो इलेक्ट्रॉन होंगे। हमें यह चेक करना है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से चेक कर रहे हैं कि बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा, एनर्जी का कंसेप्ट लेके। अब इनमें अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स देखो भी, मैं दो अलग अलग डायग्राम से बनाऊंगा अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स। पहले उसमें आप चेक करने की कोशिश करो कि अट्रैक्टिव फोर्स कितने हैं और रिपल्सिव फोर्स कितने हैं। आप डायग्राम थोड़ा अच्छा बना लेना भाई। अब देखो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा? इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में लगेगा, एक इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में लगेगा, दो अट्रैक्टिव फोर्स आ गए। तीसरा इस न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन के बीच में, चौथा इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में। मतलब यहां क्या है? 4 अट्रैक्टिव फोर्स है। इधर आ जाओ, दो इलेक्ट्रॉन है। अब रिपल्सिव फोर्स चेक करो कहां कहां लगेगा। इस न्यूक्लियस के बीच में एक, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में कितने हो गए? 1 2 3। अब क्या होगा? इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में भी तो लगेगा 4, इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में भी लगेगा 5, यानी 5 रिपल्सिव फोर्स है। ठीक है, अब हमेशा याद रखना, अगर अट्रैक्टिव फोर्स से रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लग रहा है तो बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, तो हीलियम के केस में क्या होता है? जो रिपल्सिव फोर्स होता है, एक मिनट, जो रिपल्सिव फोर्स होता है वो ग्रेटर देन होता है अट्रैक्टिव फोर्स से। ठीक है, तो मैं अगर एनर्जी डायग्राम इस केस में बनाऊं तो कैसा बनेगा? ये एनर्जी ले लो आप, यह इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ले लो। जैसे जैसे ये नजदीक आते जाएंगे, जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे रिपल्सन बढ़ती जाएगी, रिपल्सन बढ़ती जाएगी तो एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है, एनर्जी बढ़ रही है तो आपको पता है सिस्टम अनस्टेबल हो रहा है। ठीक है, तो यह बॉन्ड बनना पॉसिबल ही नहीं होगा। समझ आ गया होगा? नोट करो। ये तो हमने एनर्जी के टर्म में समझ लिया, अब ओवरलैपिंग के टर्म में समझते हैं इनको। देखो भाई, ओवरलैपिंग के लिए मैंने एक कंडीशन आपको पहले बता रखी है कि ओवरलैपिंग के लिए पहली कंडीशन तो यह है कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जो कंबाइनिंग एटम है उनके पास, और दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब दो एटम है ना, कम से कम दो एटम आएंगे तभी तो वो बॉन्ड बनेगा। उनकी जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है वो क्या होनी चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए। देखो जैसे ये हाइड्रोजन का एटम है 1s1 माना मैंने, इसमें एक इलेक्ट्रॉन यह है, दूसरा हाइड्रोजन का एटम यह है, इसमें भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। दोनों की स्पिन क्या है?
अपोजिट स्पिन है ना, तो एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे तो बॉन्ड कौन सा बनेगा, ओवरलैपिंग होगी और कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और अपोजिट स्पिन होनी चाहिए। क्या लिखूंगा, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। अगर है तो बॉन्ड बनेगा, वरना बॉन्ड नहीं बनेगा। अब हीलियम का केस लो भाई, ये H2 बन गया ना आपका। अब हीलियम में क्या होगा, दो अनपेयर्ड, सॉरी इसकी हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन यही होती है ना 1s2। दूसरा हीलियम होगा, उसकी भी क्या होगी 1s2। क्या बॉन्ड बन सकता है, अनपेयर्ड होना चाहिए। इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन पहले से पेयर्ड है, तो ये बॉन्ड नहीं बनाएंगे। इसलिए हीलियम कभी भी हीलियम 2 के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता, बट हाइड्रोजन है वो H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। समझ आ गया होगा, हमने एनर्जी के टर्म में भी बता दिया और ओवरलैपिंग के टर्म में भी एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपसे कोई पूछ ले कि H2 तो बनता है, H3 नहीं बनता या H4 नहीं बनता, क्यों नहीं बनता भी, क्योंकि इनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाएगा, एक बनाएगा। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही तो बॉन्ड बनेंगे। हाँ, एक टर्म और लिख लेना, कोवैलेंसी। क्या होती है अभी कोवैलेंसी, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एन एटम इज नोन एज इट्स कोवैलेंसी। कोई भी एटम जितने नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा वो उसकी क्या कहलाएगी, कोवैलेंसी कहलाएगी। ठीक है, एक बार इतना नोट करोगे। हाँ जी, कुछ एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। पहला हेलोजन का एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं मैं। तो हेलोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे भी, NH2NP5 होती है। मान लो एक हेलोजन ये है, दूसरा हेलोजन ये है, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने वाले हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन लिखो, यह है NS है, तो NS में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है। NP में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है। सेम इसके लिए रहेगा, NH2 NP क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 1 2 3 4 5। अब देखो भी, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास है, दोनों ओवरलैप करेंगे और कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। कैसे करेंगे, वैसे मैंने डिटेल में समझा दिया था लास्ट लेक्चर में, आप देख लेना अगर आपने नहीं देखा है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक किसके पास है, दोनों की स्पिन अपोजिट कर लेना। ठीक है, तो वैसे सीधा लिख दो, चाहिए अंडरस्टूड होता है, भी स्पिन अपोजिट है तभी तो बॉन्ड बनेगा आपका। अब देखो इस तरह से ओवरलैपिंग होगी, ये कॉमन एरिया शेयर कर लिया इन्होंने। ठीक है, तो एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा इस तरह से एक्स एक्स के बीच में। दूसरा देखो भी, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर यह प्रेजेंट है, दूसरा तीसरा 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे हैं जो बॉन्ड नहीं बना रहे, यानी इन्हें नॉन बॉन्डिंग पेयर कहेंगे, या फिर इन्हें क्या कह सकते हैं हम, लोन पेयर। जो बॉन्ड नहीं बनाते उन्हें लोन पेयर, जो बॉन्ड बना रहे हैं उन्हें बॉन्डिंग पेयर या शेयर्ड पेयर कहते हैं। ये मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है, हर एक के पास कितने कितने हैं, 3 पेयर है, 1 2 3 हो गए, और यहां इसके पास भी क्या है, 1 2 3 1 2 3। क्लियर है, समझ आ गया होगा। अब देखो भी, जैसे जैसे एन की जगह, जैसे मैं यहां पर ले लूं एग्जांपल, फ्लोरीन होता, फ्लोरीन में किस किस के बीच में ओवरलैपिंग में होती भी, यहां 2p आ जाता और यहां भी 2p आ जाता, यानी 2p के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, और अगर क्लोरीन होता तो 3p के बीच में, ब्रोमीन होता तो 4p के बीच में, आयोडीन होता तो 5p के बीच में ओवरलैपिंग होती। मतलब नीचे की तरफ जा रहे हैं तो साइज बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और साइज बढ़ेगा तो मतलब बॉन्ड लेंथ भी तो बढ़ेगी। ठीक है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि अगर मैं फ्लोरीन से क्लोरीन की तरफ, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन की तरफ जा रहा हूं, तो जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, अब बॉन्ड एनर्जी क्या होगी भी, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के। यानी अगर बॉन्ड बड़ा होगा, लास्ट लेक्चर में भी बताया था, जैसे लकड़ी का टुकड़ा बड़ा है तो उसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं। अगर लकड़ी का टुकड़ा छोटा है तो उसको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, जितनी ज्यादा एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान रिलीज होगी, बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, और बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान अगर कम एनर्जी रिलीज होगी तो बॉन्ड आपका वीक होगा। ठीक है, यानी तोड़ने के लिए हमें जितनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग है, और अगर बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ रही है तो बॉन्ड आपका क्या है, वीक है। तो साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। क्लियर है, तो बॉन्ड एनर्जी कैसे लिखूंगा मैं, एक्सपेक्टेड तो ये था कि ऐसा होना चाहिए था कि फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और फिर आयोडीन की होनी चाहिए थी। ठीक है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है कि सबसे ज्यादा एनर्जी होती है क्लोरीन की, उसके बाद में होती है ब्रोमीन की, फ्लोरीन की उनसे कम है, और फिर होती है आयोडीन की। ठीक है, अब आप कहोगे जी साइज तो इसमें छोटा है, इसकी कम होनी चाहिए थी, बट सॉरी, इसकी ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए थी, बॉन्ड एनर्जी कम क्यों हुई, उसका कारण जानो भाई। मैं ये इधर वाला हटा रहा हूं,
फ्लोरीन का साइज छोटा है और उसके ऊपर क्या है, लोन पेयर है। ठीक है, इस तरह से 3 लोन पेयर लगे हुए ना, तो लोन पेयर में क्या होगी, रिपल्सन होगी। रिपल्सन होगी तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और थोड़ी सी एनर्जी दूंगा तो टूट जाएगा। ठीक है, तो यह बॉन्ड वीक क्यों हुआ, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन। ठीक है, एक बार इतना नोट करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है इससे। नेक्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस करें अभी HX का, हाइड्रोजन हैलाइड का। X क्या हो सकता है यहाँ पर आपका, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी लिखी थी इनकी, क्या होगी भी X की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, NH2 होगा और Np क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हेलोजन की है, और हाइड्रोजन की तो आपको पता ही है क्या होती है, 1s1। इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, ठीक है, ये हाइड्रोजन की है। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसका, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसका मिलकर क्या बना लेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। हाइड्रोजन के तो पास एक इलेक्ट्रॉन था, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। इसके पास क्या हुए, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बच गए, 1 2 3, जिन्होंने बॉन्डिंग नहीं किया यानी लोन पेयर है ये। ठीक है, तो हेलोजन के ऊपर 3 लोन पेयर होंगे। यहां पर ओवरलैपिंग क्या हुई अभी, इसका s ऑर्बिटल और इसका p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, तो यानी यहां जो बॉन्ड बना है वो कैसे बना है, sp ओवरलैपिंग से बना है। ठीक है, अब देखो कि अगर आपका x की जगह हो फ्लोराइड या क्लोराइड या ब्रोमाइड या आयोडाइड, तो ये बनेंगे। ठीक है, तो इधर की तरफ जा रहे हो तो हेलोजन का साइज बढ़ता जा रहा है, मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। तो मैं क्या लिखूंगा बॉन्ड लेंथ में, इधर की तरफ जाऊंगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एनर्जी, मतलब डिक्रीज होगी। यानी सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी, HF की होगी ना, हाइड्रोजन फ्लोराइड की। और बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी भी, सेम रहेगा, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ तो एक ही बात है। इसके बाद में आपकी थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है कि अगर हम हीट दे रहे हैं तो वो कितने टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है, यानी जैसे ये बॉन्ड सबसे वीक है, बॉन्ड लेंथ बड़ी है, तो हम हीट देंगे तो ये जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा। जल्दी डिकम्पोज हो गया मतलब इसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, कम है। और ये है, इससे क्या होगा, ज्यादा टाइम तक स्टेबल रहेगा फिर डिकम्पोज होगा, मतलब इसकी थर्मल स्टेबिलिटी है वो इससे ज्यादा है। ठीक है, और सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी किसकी होगी भी, जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो उसे तोड़ने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, यानी जिसको कम हीट देनी पड़े तोड़ने के लिए वो लेस थर्मल स्टेबल होगा, और जिसको ज्यादा हीट देनी पड़े वो मोर थर्मल स्टेबल होगा, यानी सेम ही रहेगा ऑर्डर। क्लियर है यहां तक। और एक बात और देखो भी, अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कंपेयर करो बॉन्ड एनर्जी हाइड्रोजन फ्लोराइड की, हाइड्रोजन की एंड फ्लोरीन की। भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा और सबसे वीक बॉन्ड कौन सा होगा। तो सबसे पहले तो आप इनमें देखो भी, हाइड्रोजन फ्लोराइड के केस में sp ओवरलैपिंग हो रही है, हाइड्रोजन का s और फ्लोरीन का p। हाइड्रोजन कब बनता है भी, एक हाइड्रोजन का s दूसरे हाइड्रोजन के s के साथ ओवरलैप करता है, यहां s ओवरलैपिंग हो रही है। और फ्लोरीन बॉन्ड कैसे बनता है, एक का p दूसरे के p के साथ करेगा, यानी p ओवरलैपिंग होगी, 2p में होती है ना। तो अब आपको मैंने जैसे कल बताया था बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में, तो आपको बताया था कि p ओवरलैपिंग होती है, वो स्ट्रॉन्ग होती है। उसके बाद में कौन सी होती है, sp, और उसके भी बाद कौन सी होगी, ss होगी। स्ट्रेंथ वाला देख लेना। तो उसके अकॉर्डिंग चले तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए और हाइड्रोजन सबसे कम स्टेबल होना चाहिए, है ना। बट एक्चुअल में यह ऑर्डर आता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर हाइड्रोजन है, फिर फ्लोरीन है। यानी फ्लोरीन में p ओवरलैपिंग हो रही है, फिर भी डायरेक्शनल करेक्टर है ना, ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, बट यह ss से वीक है। इसका रीजन यह है, एक तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 1s है, यहाँ 2p है, साइज बड़ा हो गया। दूसरा क्या, फ्लोरीन में ये ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ क्या होगी, लोन पेयर रिपल्सन होगी, और लोन पेयर रिपल्सन के कारण क्या हुआ, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कम हो गई है। ठीक है, अभी एक्सप्लेन किया था। इस कारण से ये क्या है, इन तीनों में लीस्ट स्टेबल है। ठीक है, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, एक बात और ध्यान रखना भी, जैसे आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है और हाइड्रोजन आयोडाइड है। ठीक है, इधर की तरफ जा रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है, मतलब ये आसानी से टूट के H+ दे देगा एक्वस मीडियम में, है ना। तो ये मतलब क्या होगा, मोस्ट एसिडिक होगा। आपसे पूछ ले कि इनमें एसिडिक करेक्टर कंपेयर करवा ले, जो हाइड्रोजन आयन दे देते हैं वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं ना, और जो सबसे आसानी से दे देगा वो मोस्ट एसिडिक, यानी हम इसे स्ट्रॉन्ग एसिड भी तो कह सकते हैं। ठीक है, और यह इनमें, इनका अगर हम कंपेयर करें तो यह इनमें सबसे लीस्ट एसिडिक होगा। ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेने जा रहे हैं अभी O2 का। ऑक्सीजन की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2s2 2p4। लास्ट वाली लिख रहा हूं, अंदर वाली नहीं लिख रहा क्योंकि वो बॉन्डिंग वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं करती ना।
तो क्या मैं ऐसे बना सकता हूँ, एक ऑक्सीजन का एटम यह है, एक ऑक्सीजन का एटम यह है, तो क्या आ जाएगा 2s2 2p4 1 2 3 4। यहां भी दूसरे ऑक्सीजन के लिए भी क्या आ जाएगा 2s2 2p4 1 2 3 4। इस तरह से मतलब यह क्या कर सकता है, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मतलब दो बॉन्ड बना सकता है। दो बॉन्ड बनाएगा तो एक सिग्मा होगा और एक क्या हो जाएगा पाई बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह से ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है डबल बॉन्ड होता है, एक सिग्मा होता है और दूसरा क्या होता है पाई होता है। बॉन्ड कैसे बनता है भाई, यहां भी 2p है यहां भी 2p है, 2p 2p एक को एक्सियल ओवरलैपिंग होगी और एक 2p 2p कौन सी हो जाएगी कोलेटरल ओवरलैपिंग हो जाएगी। ठीक है, तो कोएक्सियल से सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा और कोलेटरल से पाई बॉन्ड बन जाएगा। अब देखो भी इसके पास क्या है, दो इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे मतलब दो लोन पेयर है, और यहां भी दो इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे मतलब दो लोन पेयर है। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे ना। तो अब देखो क्वेश्चन ये आ जाता है कि जैसे O2 होता है वो एग्जिस्ट करता है बट H2 एग्जिस्ट नहीं करता। वाई? उसका कारण यह है कि अगर यहां H2 होता, ऑक्सीजन की जगह क्या होता है यहां पर सल्फर होता, तो यहां पर तो क्या था 2s था और यहां पर 2p था। सल्फर के लिए क्या हो जाता 3s और 3p, ऑक्सीजन के जश्न से ही सल्फर होती है ना। तो यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड बनता 3p ओवरलैपिंग से और पाई बॉन्ड बनता 3p कोलेटरल ओवरलैपिंग से, ये कोएक्सियल से बन रहा था। अब आपको पता है कि जो पाई बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड से क्या होता है वीक होता है ना। दूसरा मैंने ये बताया था पहले से ही वीक है और साइज बढ़ गया तो और वीक हो गया। ठीक है, इस कारण से क्या हो गया, क्योंकि पाई बॉन्ड इनके बीच में होता है वीक होता है, इसलिए H2 कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। ये क्या करेगा, ये बॉन्ड यहां की बजाय यहां ऐसे बढ़ाएगा और इसकी स्ट्रक्चर कौन सी होगी S8 होगी, यानी जो S8 क्राउन शेप में मिलता है ये आपका 1 2 3 4 5, ठीक है 6 7 और 8 यह स्ट्रक्चर होती है। और हर एक सल्फर के पास क्या होगा दो लोन पेयर होंगे। अब आपका क्वेश्चन ये होगा फिर सर सल्फर जैसे दो बॉन्ड बना रहा है दो ही लोन पेयर है, सेम कंडीशन इसके पास भी तो है, ये भी तो दो बॉन्ड बना रहा है दो लोन पेयर बना रहा है, मतलब यह O8 की फॉर्म में क्यों नहीं एग्जिस्ट करता। ठीक है, तो इसका कारण भी जानो। जैसे अगर यह ऐसे बनता, मान लिया मैंने, तो क्या होगा भाई हर एक ऑक्सीजन पर क्या होगा दो लोन पेयर होंगे और दो ही बॉन्ड पेयर होंगे। ठीक है, और बॉन्ड किससे बना था 2p ओवरलैपिंग से, और यहां क्या बना है 3p ओवरलैपिंग से। 3p का साइज क्या होता है बड़ा होता है, 3p का साइज बड़ा है तो लोन पेयर के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो रिपल्सन कम लगेगी, रिपल्सन कम लगेगी तो यह स्टेबल है। बट यहां क्या है 2p के बीच में बॉन्ड बना है, यहां 3p में बड़ा था साइज बड़ा था, 2p का साइज क्या होगा छोटा होगा, छोटा है तो रिपल्सन लगेगी लोन पेयर के बीच में और बॉन्ड क्या हो जाएगा अनस्टेबल हो जाएगा, तो इसका आंसर ये एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, नॉर्मली हम फिर आप कहोगे जी ये कैसे मिलता है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में उसे सुपर पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सुपर सिंगल पेयर मानते हैं उसको। ठीक है, तो सिंगल पेयर है तो इन इलेक्ट्रॉन को क्या होगा यहां सफिशिएंट स्पेस मिल जाएगा एक्सपेंड होने के लिए, स्पेस ज्यादा होगा तो रिपल्सन कम हो जाएगी। बट यहां पर क्या है एक ऑक्सीजन के इर्द गिर्द दो तो बॉन्ड पेयर है दो लोन पेयर है, मतलब यहां पर तो हमने क्या माना इसको सिंगल सुपर पेयर, एक बॉन्ड दो बॉन्ड तीन बॉन्ड माने, तीन बॉन्ड में रिपल्सन क्या होगी कम होगी। बट यहां क्या होगी एक पेयर दो पेयर तीन पेयर चार पेयर, चार इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है, यहां पर तीन इलेक्ट्रॉन पेयर थे, एक इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरा तीसरा, तीन इलेक्ट्रॉन पेयर है तो रिपल्सन कम लगेगी। यहां पर एक ऑक्सीजन के इर्द गिर्द चार इलेक्ट्रॉन पेयर है तो जाहिर सी बात है रिपल्सन ज्यादा होगी, इस कारण से यह एग्जिस्ट नहीं करता और यह एग्जिस्ट कर जाता है। ठीक है, क्योंकि इसको सफिशिएंट स्पेस मिल गया है। समझ आ गया होगा। ठीक है, अब एक बात और देखो भाई, अब अगर हम BVT की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग तो ऑक्सीजन क्या होना चाहिए डायामैग्नेटिक होना चाहिए। क्यों भाई, क्योंकि अब एक आपको पता होना चाहिए डायामैग्नेटिक कौन से होते हैं, मैं ये हटा रहा हूं। डायामैग्नेटिक वो होते हैं, डायामैग्नेटिक वो कंपाउंड होते हैं जिसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। क्या कहोगे कंटेन नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो डायामैग्नेटिक है, और जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, इफ ये क्या लिखेंगे दे कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या है देखो, अब इसने इसके साथ ओवरलैपिंग कर ली, इसने इसके साथ कर ली, मतलब इनकी भी पेयरिंग हो गई। ये पहले से पेयर्ड है तो पेयर्ड है मतलब सारे के सारे पेयर्ड हैं, तो मतलब यह क्या होना चाहिए डायामैग्नेटिक होना चाहिए।
ऑक्सीजन है वो क्या होना चाहिए, डायामैग्नेटिक होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली हमें मिला कि यह पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, तो यह पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, यह बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक है, यह इसकी क्या थी, लिमिटेशन थी। यह पैरामैग्नेटिक क्यों है, यह हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताएगी। ठीक है, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की हेल्प से हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ, बाकी इसने एक्सप्लेन कर लिया था भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, सही बात है, हर एक ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, सही कहा उसने, बट यह पैरा और डायमैग्नेटिक कैरेक्टर है वो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक है, एक बार इतना नोट करो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं अभी, जैसे आपका है H2E। ठीक है, H2E की जगह क्या हो सकता है आपका, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, सेलेनियम टेलेनियम हो सकता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन वाला ग्रुप ही लिया मैंने, ऑक्सीजन के जस्ट नीचे सल्फर सेलेनियम और टेलुरियम आता है ना, तो वही लिया मैंने। तो अगर E की जगह ऑक्सीजन होता, पहले मैं बॉन्डिंग समझा देता हूं आपको, तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, NH2 1p4 होगा ना, ऑक्सीजन के लिए तो यही होता है। तो क्या मैं ऐसे लिख दूं, NH2 है और NP में क्या है, 4 है, 1 2 3 4। ठीक है, तो दूसरा हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, तो मैंने इसको NH2 कर दिया और इसको NP4 कर दिया। 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं, मतलब एक हाइड्रोजन ये वाला हो गया, एक हाइड्रोजन का है 1s1 फर्स्ट हाइड्रोजन, और यह 1s1 हो गया सेकंड हाइड्रोजन का। ठीक है, इसका s ऑर्बिटल इसके p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो E के साथ एक बॉन्ड बन गया, अपोजिट स्पिन कर देना भी। इसका s ऑर्बिटल इसके p के साथ ओवरलैप कर रहा है, sp ओवरलैपिंग हो रही है ना, ओवरलैपिंग मैं डिटेल में समझा चुका हूं आपको पहले। ठीक है, 2 सिग्मा बॉन्ड बन गए। अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यह है और दूसरा यह है, नॉन बॉन्डिंग है, बॉन्ड नहीं बना रहे, तो 2 लोन पेयर होंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो इसकी शेप देखो भी वी शेप है, या इसे बेंट शेप भी बोल सकते हैं ना, बेंट समझते हो, ये मान लो कोई चीज स्ट्रेट है और मैं इसको मोड़ दूं तो वो क्या हो जाएगी, बेंट हो जाएगी। या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं, एंगुलर हो सकती है ना, हम ये मान लें कि इनके बीच में कोई एंगल है, तो इसे हम वी बेंट या एंगुलर शेप कह सकते हैं। जैसे E की जगह मैं वाटर ले लूँ, तो वाटर की स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है ना, इस तरह से होती है, और 2 लोन पेयर ऐसे लगे होते हैं। क्लियर है, तो देखो भी, अगर मैं यहां पर एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे आपका वाटर होता, तो वाटर है तो NH की जगह क्या आ जाएगा, 2s2 और यहाँ 2p4 हो जाता। वाटर के बाद में सल्फर है, क्या हो जाता आपका 3s2 3p4, 3s3p लिख रहा हूं मैं, समझ जाना भी। उसके बाद में H2SE हो सकता है, H2TE हो सकता है, यहाँ पे 4s 4p हो जाएगा, यहाँ 5s 5p हो जाएगा। ठीक है, अब इधर की तरफ जा रहे हो तो यहाँ 2s 2p था, मतलब साइज बढ़ता जा रहा है, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 है, ऑक्सीजन सल्फर, सल्फर से सेलेनियम, टेलेनियम, नीचे की तरफ जा रहे हो, साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी भाई, इंक्रीज होगी। अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी, है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। ये हटा रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा। या फिर बॉन्ड एनर्जी कर लो, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी दोनों डिक्रीज हो रही है। थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी, डाउन दी ग्रुप जाओगे तो डिक्रीज होगी, है ना। अब बॉन्ड एंगल देखो भी, वाटर के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है, नॉर्मली हम क्या सोच रहे हैं भी, यहाँ पे बॉन्ड बन किसके बीच में रहा है, P और S के बीच में ना, हाइड्रोजन का S था और इसका P है, SP ओवरलैपिंग हो रही है। तो हम ये मान रहे हैं कि P जब भी ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पर, P तो क्या होता है 90 डिग्री के एंगल पे है ना, 2 P है, दोनों P, यह P और यह P एक दूसरे के 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो इनके बीच का एंगल क्या आना चाहिए 90 डिग्री। बट एंगल रियल में हमें पता है कितना होता है, वाटर का होता है 104.5 डिग्री, ठीक है, और इसका कितना होता है 93 के लगभग होता है, इसका 92 और इसका 91, ठीक है। ये चलो ठीक है, ये 90 के इर्द गिर्द आ गए, हम इनको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट यह 104 कैसे आ गया, अगर 2 p और ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब एक px है तो दूसरा py है, दोनों 90 डिग्री पे होने चाहिए, तो इनके बीच में 90 के इर्द गिर्द एंगल आना चाहिए था। बट यह इतना ज्यादा क्यों आया, यह बात VBT एक्सप्लेन नहीं कर पाई, और यह क्या हो गई, इसकी लिमिटेशन हो गई, ठीक है। यह दूसरी लिमिटेशन है इसकी। पहली मैंने कौन सी बताई थी कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग डायमैग्नेटिक होता है बट रियल में पैरामैग्नेटिक है, इसके अकॉर्डिंग 90 के इर्द गिर्द इनके बीच में एंगल आना चाहिए था, बट जो रियल एंगल है वो 104.5 डिग्री है, ठीक है। एक बार इतना नोट करो, आगे बढ़ते हैं। हमने ग्रुप 17 के बारे में डिस्कस कर लिया, यानी हेलोजन फैमिली के बारे में, उसके बाद में हमने ऑक्सीजन फैमिली के बारे में भी कुछ डिस्कस कर लिया है। अब हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन फैमिली की, ठीक है। तो नाइट्रोजन फैमिली में मैं पहले एग्जांपल ले रहा हूं N2 का। इसकी नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है अभी, 2s2 2p3, ठीक है। तो क्या मैं ऐसे बना सकता हूं, यहाँ एक नाइट्रोजन ले लिया, यहाँ दूसरा नाइट्रोजन ले लिया, इसमें
2 इलेक्ट्रॉन है और p में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3। यहाँ भी s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में कितने हैं 1 2 3। ठीक है, तो इसमें क्या होगा अपोजिट स्पिन कर लेना भाई, वैसे अंडरस्टूड होता है भी अपोजिट ही होगी, आप सेम बना के चेक कर दो। एक सिग्मा बनेगा और 2 क्या बन जाएगी पाई बॉन्ड बनेगी। ठीक है, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे भी 3 बॉन्ड बनेंगे। हमें यह पता है ना जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही बॉन्ड बनते हैं, तो इनके बीच में कितने बनेंगे 3 बनेंगे। ठीक है, एक सिग्मा और 2 पाई। अब देखो यहाँ 2s था और ये 2p है, तो यहाँ 2p के बीच में ओवरलैपिंग होकर बॉन्ड बन रहे हैं आपके। 2p अगर कोएक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है यानी हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है सिग्मा बन रहा है, और 2p कोलेटरल यानी साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है तो बॉन्ड कौन सा बनेगा पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो एक सिग्मा हो गया और 2 पाई बॉन्ड हो गए, और यहां पर क्या होंगे इनके ऊपर लोन पेयर होंगे। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि N2 तो एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन के जस्ट नीचे क्या होगा फॉस्फोरस होगा, बट P4 एग्जिस्ट नहीं करता। वाई? P4 में क्या होगा भाई यहाँ पे 3p के बीच में ओवरलैपिंग होगी जो पाई बॉन्ड बनेगा, वो रीजन सेम ही रहेगा। अभी मैंने जैसे एसिड के S2 के लिए बताया था, क्योंकि जो पाई बॉन्डिंग होती है वो वैसे भी वीक होती है, और 3p के बीच में जो पाई बॉन्डिंग होती है वो क्या होगी पुअर होगी, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होता है उसमें कम होता है। ठीक है, तो इस कारण से यह P2 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। समझ आ गया? तो यह किस फॉर्म में पाया जाएगा भाई P4 के फॉर्म में पाया जाएगा। P4 कैसे होता है, ठीक है इस तरह से होगा, ऐसे बना देता हूं ये स्ट्रक्चर होती है आपकी। हर एक फास्फोरस कितने बॉन्ड बनाएगा 3 बॉन्ड बनाएगा ना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, हर एक 3 बना रहा है, और इसके अलावा क्या है एक लोन पेयर होगा ना, तो हर एक में इसमें जैसे इसमें लोन पेयर रखा था तो यहां पर भी क्या रखूंगा मैं लोन पेयर रखूंगा। इनके बीच में एंगल होता है 60 डिग्री होता है, हाईली स्ट्रैंड होता है और हाईली रिएक्टिव होता है। ये समझ आया? इनके बारे में पी ब्लॉक में डिटेल में डिस्कस करेंगे भाई। अब आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है सर अभी ये P4 की फॉर्म में पाया जा रहा है तो नाइट्रोजन N4 की फॉर्म में क्यों नहीं पाया जाता, नाइट्रोजन यहाँ क्यों नहीं आता। वो सेम कारण रहेगा भाई, अगर यहाँ नाइट्रोजन होता तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 आ जाते। और आपको हमेशा ध्यान रखना है भी जहां भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाए तो वहां क्या होगी, जैसे दूसरा नाइट्रोजन ही आ जाता तो 2p में इलेक्ट्रॉन है तो रिपल्सन होती तो बॉन्ड क्या हो जाता वीक हो जाता। ठीक है, सिंगल बॉन्ड के केस में ये देखना है आपको, सिंगल बॉन्ड के केस में अगर एक एटम है जिसका साइज छोटा है और इसके इर्द गिर्द 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहे हैं, उसमें रिपल्सन होगी तो बॉन्ड आपका वीक हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पेयर में मतलब अगर उसमें लोन पेयर है तो वीक होगा, अगर लोन पेयर नहीं है तो वीक नहीं होगा। ठीक है, लोन पेयर क्या करता है क्योंकि बॉन्डिंग नहीं कर रहा, वो ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, और जो बॉन्ड पेयर होते हैं वो तो क्या होते हैं 2 एटम से जुड़े हुए हैं ना, 2 एटम से जुड़े हुए हैं, दोनों का न्यूक्लियस उसको क्या कर रहा है अपनी तरफ खींच रहा है, तो वो कम एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है। बट यह तो सिर्फ अकेला रह गया, इसने कोई बॉन्डिंग नहीं की। ठीक है, तो क्योंकि यह प्योर एस में है तो एस स्फेरिकल होता है, ज्यादा एरिया ले रहा है तो रिपल्सन ज्यादा लगेगी। देखो भाई, तो इस कारण से क्या होता है N4 एग्जिस्ट नहीं करता। समझ आ गया होगा? नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं H3E की जगह मैं क्या लूंगा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी लिखी थी नाइट्रोजन फैमिली की क्या होती है NH2 NP3। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं क्या NH2 होगी और NP3 हो गया 1 2 3। हाइड्रोजन 3 है, एक हाइड्रोजन का आइटम ये हो गया 1s1, दूसरे हाइड्रोजन का 1s1। ठीक है, और तीसरे हाइड्रोजन का 1s1 1 2 3, इसके साथ सिग्मा, इसके साथ सिग्मा, इसके साथ सिग्मा, यानी यहां पर यह p ऑर्बिटल है और यहां s ऑर्बिटल है, तो तीनों के तीनों कैसे बनेंगे sp ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनेंगे जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, और यह इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगा लोन पेयर के रूप में रहेगा। तो स्ट्रक्चर कैसी होगी भी, जैसे आपका ये आपका E है, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा और एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये हो जाएगा, 3 सिग्मा हो गए और एक इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया। स्ट्रक्चर क्या होगी ट्राइगोनल पिरामिडल होगी। अब देखो चाहे px हो py हो pz हो, एक दूसरे के क्या होते हैं ये 90 डिग्री पे होते हैं ना, ये px मान लो आपने, ये py मान लो और ये pz मान लो, तो तीनों बॉन्ड क्या होने चाहिए एक दूसरे के 90 डिग्री पे होने चाहिए, ये तीनों क्या होने चाहिए एक दूसरे के 90 डिग्री पर होने चाहिए। तो देखते हैं अभी, तो पहले मैं बना रहा हूं यहां पर क्या हो जाएगा आपका H3 NH3 लिख दूं क्या इसको NH3, इसके बाद में PH3 ये होंगे। ठीक है, अब इधर की तरफ जाओगे तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी इंक्रीज होगी। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी डिक्रीज होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, या बॉन्ड एनर्जी कर लो। थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी डिक्रीज होगी,
यानी इसको तोड़ने के लिए कम हीट देनी पड़ेगी और इसको तोड़ने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, अब बॉन्ड एंगल की बात करते हैं। तो बॉन्ड एंगल जो अमोनिया का होता है वो 107 डिग्री होता है, या रियल जो आपके एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है 107.8 डिग्री होता है, और इनका होता है 94, ये 93 है और ये 92 है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली अभी, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ली, अप्रोक्सीमेट लिया, एग्जैक्ट कोई नहीं पूछता आपसे। तो आप देखो ये तो 90 के इर्द गिर्द आ रहे हैं, मतलब तीनों 90 के होने चाहिए था, ये आ रहे हैं, मतलब ठीक है, वीवीटी के अकॉर्डिंग इन तीनों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट ये 90 का आना चाहिए था, 107.8 डिग्री का आ रहे हैं, तो इसको हम वीबीटी की हेल्प से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। यह क्या होगी, वीबीटी की लिमिटेशन होगी। ठीक है, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। अब बात करें अभी कार्बन फैमिली की। कार्बन की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2s2 2p2 होती है। ठीक है, और मैं एग्जांपल ले लेता हूं CH4 का। तो देखो भी 2s2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, और 2p2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहाँ है। इसके अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए, ग्राउंड स्टेट में तो यह 2 बॉन्ड बनाएगी, क्योंकि इसके पास क्या है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बट हमें पता है कार्बन 4 बॉन्ड बना रही है, 4 बॉन्ड बना रही है, मतलब ये 2s था, ये 2p था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया, मतलब ये कौन सी स्टेट हो जाएगी, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 है, तो ये कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है ना। एक हाइड्रोजन का ये आ गया, दूसरा हाइड्रोजन ये हो गया, तीसरा हाइड्रोजन ये हो गया, चौथा हाइड्रोजन ये हो गया, है ना। तो 4 सिग्मा हो गए, 1 2 3 4। कैसे बने भी, ये वाला 2s है और ये क्या है, 1s है, ये वाले 2p है और ये क्या है, 1s है, यानी 4 बॉन्ड बनेंगे, उसमें से एक बॉन्ड तो होगा 1s 2s ओवरलैपिंग के कारण, और 3 बॉन्ड होंगे 2p 1s ओवरलैपिंग के कारण। ठीक है, अब आपको पता है, चाहे इसको ऐसे लिख लेना चाहिए, 2s है 1s है। अब आप बताओ इनमें से स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, ये वाले स्ट्रॉन्ग हो गए, ये कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 3, और ये 1 1 2 3 बन रहे हैं ना ये, और यह 1, ये 3 स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और 1 वीक होना चाहिए बॉन्ड। बट एक्चुअल में क्या होता है, CH4 के जो चारों बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल स्ट्रेंथ के होते हैं, यानी ये 3 स्ट्रॉन्ग 1 वीक, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब क्या हुआ, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस पर लागू नहीं हो रही, ये क्या हो गई, इसकी लिमिटेशन हो गई। दूसरा क्या होना चाहिए था, अभी इनके बीच में जो 3 p बना रहे हैं, तीनों p क्या होंगे, एक दूसरे के 90 एंगल पे होंगे, 90 डिग्री पे होंगे, और जो 1s 2s बना रहे हैं उनका तो एंगल हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि s तो क्या होता है, स्फेरिकल होता है ना। इनका एंगल क्या होगा, अनप्रिडिक्टेबल होगा, और ये क्या होगा, 90 डिग्री होना चाहिए लगभग। बट एक्चुअल में क्या होता है, इन सब के बीच का जो एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। इन दो कारणों से ये क्या हुआ, 2 कारण कौन से हैं, एक तो क्या होनी चाहिए, 3 की बॉन्ड स्ट्रेंथ इक्वल और चौथे की अलग होनी चाहिए, बट चारों की इक्वल है, पहला रीजन ये। दूसरा क्या होना चाहिए, इनकी तो जो बॉन्ड एंगल अनप्रिडिक्टेबल होगा, क्योंकि ऐसा होता है वो तो स्फेरिकल होता है, बट इनका क्या होता है, p होते हैं वो एक दूसरे के 90 पे 90 डिग्री होना चाहिए 3 का, बट एक्चुअल में सबका जो एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट है। तो इस चीज को ये क्या है, बीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ये इसकी लिमिटेशन थी। ठीक है, मतलब हमें क्या है, एक नई थ्योरी चाहिए जो इन सब चीजों को एक्सप्लेन कर पाए, और वो एक्सप्लेन हम किसकी सहायता से कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार इतना नोट करो जी। अब तक हमने क्या डिस्कस कर लिया, अभी जो फ्लोरीन फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड है उसके कंपेयर में जो क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में लिख रहा हूं मैं। दूसरा हमने क्या डिस्कस किया है कि जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है उसके कंपेयर में सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी। क्यों भाई, क्योंकि मैंने अभी बताया था सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर क्या होंगे, 2 लोन पेयर होंगे, लोन पेयर में क्या होगी, ज्यादा रिपल्सन होगी, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। इसके बाद में हमने नेक्स्ट क्या डिस्कस किया था, जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है उससे कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा, फास्फोरस फास्फोरस सिंगल बॉन्ड। क्लियर है यहाँ तक। अब आप कहोगे जी क्या कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के कंपेयर में सिलिकॉन सिलिकॉन सिंगल बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह स्टेबिलिटी हम उन्हीं में चेक करते हैं जिनके पास लोन पेयर हो। इसके पास 1 लोन पेयर है, इसके पास 2 लोन पेयर है और इसके पास क्या है 3 लोन पेयर है। तो लोन पेयर रिपल्सन के कारण ये बॉन्ड वीक हो गई। ठीक है, अगर लोन पेयर नहीं होता तो इनका क्या होता, साइज छोटा होता और ये स्ट्रॉन्ग होते, बट लोन पेयर की वजह से ये क्या हुए हैं, वीक हुए हैं। बट कार्बन पे तो हमें पता है कोई लोन पेयर नहीं है, ये 4 बॉन्ड बना रही है। ठीक है, तो साइज छोटा है तो ये स्ट्रॉन्ग होगा, कार्बन कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा सिलिकॉन सिलिकॉन से। क्लियर है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट आ जाओगे, अब देखो कि जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना था, तो ये डबल बॉन्ड करेक्ट है, वो सल्फर सल्फर डबल बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग होगा। इसी तरह नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में क्या बना है, ट्रिपल बॉन्ड बना है, तो ये क्या होगा, फास्फोरस फास्फोरस के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो उससे स्ट्रॉन्ग होता। यानी रूम टेम्परेचर पे क्या होता है ना, तो कभी ऐसे 2 एग्जिस्ट करता, रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूं मैं,
और नहीं रूम टेम्परेचर पे क्या है, P2 एग्जिस्ट करता है, H2 भी एग्जिस्ट नहीं करता और P2 भी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जो पाई बॉन्ड है वो वीक होते हैं साइज बड़ा होने के कारण। क्लियर है यहां तक? अब एक बात और आती है अभी कि जैसे ऑक्सीजन है वो वाटर के साथ क्या वाटर बना रहा है, ऑक्सीजन से वाटर बनता है ना, जैसे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना रहे हैं, तो यहां 2 बॉन्ड है। बट सल्फर है वो जैसे SF2 बना रहा है, SF4 बना रहा है और SF6 बना रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है वो समझो, एक बार इतना नोट कर लो। देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2s2 2p4 होगी। ठीक है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहाँ पे 2s2 है और 2p4 ऐसे लिखूंगा, 1 2 3 4, है ना। क्या 2d होता है? नहीं होता। बट सल्फर में क्या होगा, सल्फर में 3s2 आ जाएगा, 3p4 आ जाएगा, है ना, एक एक के बढ़ाना है, और आपको पता है 3d भी होता है। तो इसमें मैं क्या लिखूंगा, s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 1 2 3 4, d में 5 लोग होती है, 5 ऑर्बिटल होते हैं ना, 1 2 3 4 5, तो d 0 है, ये क्या होगी ग्राउंड स्टेट। ठीक है, अब देखो कि ग्राउंड स्टेट में ये कितने बॉन्ड बना रहा है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है और दूसरा, मतलब ग्राउंड स्टेट में ऑक्सीजन के पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो मैक्सिमम ये क्या बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है। अब 2d है नहीं तो मतलब एक्साइट होके आगे कहीं जा नहीं सकते, बट इसके पास तो क्या है 3d है, तो अगर मैं एनर्जी दूं तो यह एक्साइट होके यहां जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा अभी, ये मैं ऊपर लिख देता हूं, कौन कौन सा था आपका, SF2 SF4 SF6। ठीक है, तो अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लिख रहा हूं मैं, क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 1 2 3 4, एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ यहां से यहां जंप कर गया, तो ये कौन सी आ गई आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आ गई। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट में ये 2 बॉन्ड बना रहा था, मतलब ग्राउंड स्टेट में क्या बना सकता है, ये SF2 बना सकता है, इस तरह के कोई भी मॉलिक्यूल है वो बना सकता है। एक्साइटेड स्टेट में क्या हो गया भाई, इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, तो ये कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। कौन सी एक्साइटेड स्टेट में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। अब एक इलेक्ट्रॉन यहां से और जंप कर जाए तो कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6, है ना, एक यहां से यहां जंप कर गया। अब ये कौन सी एक्साइटेड स्टेट हो गई, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। इसमें कितने बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, ये 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बना सकता है, मतलब यह SF6 टाइप के मॉलिक्यूल बना सकता है। ग्राउंड स्टेट में 2 बना रहा था, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना रहा है, और सेकंड एक्साइटेड स्टेट में क्या हो गया, इसके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यह 6 बॉन्ड बना रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि वो 4 बॉन्ड कब बनाएगा, कौन सी एक्साइटेड स्टेट में बनाएगा, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, तो आप आसानी से कर लोगे। तो हमेशा ध्यान रखना 2d नहीं होता, जो d होता है वो 3 के बाद ही शुरू हो रहा है। ठीक है, तो यह मेरी तरफ से आपका बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कंप्लीट हुआ, मिलते हैं जल्दी।